हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्लास 9 का जो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर है, वो क्लास 9 साइंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से कई बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते जरूर हैं। क्लास 9th को क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और जिसके हिसाब से 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और उन 50% में से एसर्शन रीजनिंग सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेक्शन ए में आते हैं। अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताऊं तो ये बात समझना है आपको कि सेक्शन ए आपका साइंस का एक भाग होता है, जहां पे एक एक मार्क के सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें 20 सवाल होते हैं। उन 20 सवालों में 16 सवाल एमसीक्यूज होते हैं, और जो आखिरी 4 सवाल हैं वो एसर्शन एंड रीजनिंग के नाम से आते हैं। और वर्क एनर्जी एंड पावर से एक सवाल आना बहुत 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 ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आज हम एसर्शन रीजनिंग का वर्क एनर्जी एंड पावर से 10 सवाल करेंगे, ताकि उनमें से कोई ना कोई एक सवाल तो जरूर आपको आ सकता है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको रहना है। इस वीडियो के एंड तक रहने से आपके 1 मार्क पक्का हो जाता है, और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्लियर भी हो जाते हैं, क्योंकि एसर्शन रीजनिंग के सवाल आप बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपका वर्क एनर्जी एंड पावर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक माइंड मैप वीडियो बनाई हुई है वर्क एनर्जी एंड पावर का, उसको जाकर देखिए, तो आपको एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा। अगर आपको डिटेल में वर्क एनर्जी एंड पावर सीखना है तो वन शॉट देख लीजिए मेरा, जो 1 घंटे का भी है, 20 मिनट का भी है। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वन शॉट मिल जाएगा, एंड देन यू कैन वॉच इट, और ताकि आपको डीप नॉलेज मिल जाए इस टॉपिक के बारे में। उसके बाद ही आप एसएससी रीजनिंग जैसे सवाल करिएगा, वरना कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि भाई कौन कौन है हमारे इस सेशन में और क्या क्या होने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं कि ये पूरा पूरा सेशन 25 मिनट में हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 सवाल है, 25 मिनट बहुत ज़्यादा वक्त होती है, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते होते करेंगे ना, इसलिए। ठीक है, तो उसके पहले इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ डेली क्विजेस, शेड्यूल, मोटिवेशन, मीम्स, ये सब भी टेलीग्राम चैनल पे होती है, तो लिंक ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है। और वेदांतु 9th एंड फिजिक्स नाम का मेरा अपना एक और साइंस का चैनल है, जहां पर मैं सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आपको फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जहां पर पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर को मैंने टॉपिक बाय टॉपिक 60 सेकेंड्स के वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर दिया है। और वैसे मैं वर्क एनर्जी एंड पावर और साथ ही साथ आपका बाकी जो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन और मोशन है वो भी कंप्लीट करने वाला हूं। तो मिस आउट मत करेगा, देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं सीधा। एक अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर प्यार ज्यादा है तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। ये रहा आपके सामने आपका पहला सवाल, ध्यान से देखिए। और अगर आपको एसेशन रीजनिंग कैसे करते नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए, पहला सवाल एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने मेरा मोशन, पोजल लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन का एसेशन रीजनिंग का सेशन देखा हुआ है तो अब तो आपको पता ही है। नहीं देखा हुआ है, चलो जान लेते हैं, है ना बेटा। ठीक है, तो एसेशन में सबसे पहले क्या करने का, एसेशन पढ़ने का, पहला स्टेटमेंट पढ़ने का। द वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ा, फिर देखने का कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, क्या है भाई, द वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज नॉट जीरो। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज गलत बात, गलत बात, गलत बात, है ना। क्या लगता है आपको, ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप इज डेफिनेटली जीरो, है ना, क्योंकि पहली बार डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है ग्राउंड ट्रिप में, ग्राउंड ट्रिप मतलब क्या होता है भाई, आपने यहां से शुरू किया और वापस आप यहीं पे आके रुक गए। ठीक है, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप। तो यहां पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपका जीरो हो जाता है, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो वर्क डन तो डेफिनेटली जीरो हो ही जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। तो वर्क डन आपका यहां पर जीरो हो गया। तो क्योंकि वर्क डन जीरो हो गया है, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो चुकी है। अब ऑप्शंस देखिए, कोई ऑप्शन है जहां पर एसर्शन फॉल्स लिखा हुआ है? हाँ भाई, सिर्फ एक ऑप्शन है जहां पे लिखा हुआ है एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। बाकी सब जगह में एसेशन रीजन ट्रू, एसेशन रीजन ट्रू, एसेशन इज ट्रू लिखा हुआ है। तो योर ऑप्शन हियर शुड बी ऑप्शन डी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं कुछ और। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना। तो एसेशन इज फॉल्स, रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा अपने आप। रीजन क्या देता है, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन इट्स राउंड ट्रिप। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन इट्स राउंड ट्रिप।
ये क्या बात हो गई भाई, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो क्यों नहीं चाहिए फोर्स भाई? अगर राउंड ट्रिप में जाना है तो फोर्स क्यों नहीं चाहिए? नेट फोर्स जीरो हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इनिशियल फोर्स तो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल पे यहाँ पे जो फोर्स बोला जाए वो नेट फोर्स के बारे में बोला जा रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट राउंड ट्रिप मोशन में ऑलरेडी है तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो सकती है, विच मेक्स द रीजन ट्रू। तो यहाँ पर रीजन ट्रू होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन डी होनी चाहिए। हाँ, ऑप्शन डी है, assertion इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अगर रीजन गलत भी होता ना तब भी आपके पास एक ही ऑप्शन है जहां पर assertion फॉल्स है। ठीक है, अब देखो आगे आते हुए हम देखेंगे कि भाई सर assertion ट्रू हुआ तो क्या करेंगे, वो भी देखेंगे हम, डरो मत। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, अब देखो assertion स्टेट नंबर 1 क्या कहता है, पहले पढ़ेंगे, पढ़कर जानेंगे कि भाई ये ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, देखते हैं। अ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम। अच्छा, ठीक है, एक छोटा ऑब्जेक्ट और एक बड़ा ऑब्जेक्ट, मान लो इस छोटे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, बोला जा रहा है कि p1 इज इक्वल टू p2। पहली बात, इन दोनों का मासेस तो अलग होगा, तो m1 m2, क्योंकि भाई ये हैवी ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है m1, तो इनका मोमेंटम इक्वल कैसे हो गया? इनका मोमेंटम एक ही वजह से इक्वल हो सकता है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अगर मान लो पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास छोटा मास है ना, तो 2 kg का है, और इसकी वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी मोमेंटम कितनी होगी? 10। अगर हम P2 लेंगे, और P2 देखो बड़ा मास है, P2 देखो बड़ा मास है भाई, बड़ा मास है ना ये M2V2, तो बड़ा मास, मान लो कि ये बड़ा मास 5 kg का है, तो V2 को कितना होना पड़ेगा कि भाई इसकी मोमेंटम 10 ही आए? क्योंकि बोला जा रहा है ना मोमेंटम दोनों का सेम है, V2 को कम होना पड़ेगा। करेक्ट है, 5 इंटू 2 तब जाके ये 10 होगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इन दोनों मोमेंटम तभी सेम हो सकता है अगर इस छोटे मास की वेलोसिटी ज्यादा है और इस बड़े मास की वेलोसिटी कम है। इसकी देखो वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तभी जाकर इन दोनों का मोमेंटम सेम हो सकता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अ लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, देन दे ऑल्सो हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी क्या? क्या लगता है, वो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी? सोचो सोचो। द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अब करके देख लो, हमने यहां पर एग्जांपल के 2 और 5 लिया था ना, इसका मास हमने 2 माना, इसका मास हमने 5 माना, इसकी वेलोसिटी हमने 5 मानी, इसकी वेलोसिटी हमने 2 मानी, है ना। आप वैल्यू डाल के देख लो होता है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले वाले के लिए क्या होगा? 1/2, मास कितनी है भाई? मास इंटू 2 हो गई, वेलोसिटी कितनी होगी? 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 2 कट गया, 25 आ गए यहाँ पे, 25 जूल्स। अगर वैसे अगर मैं K2 निकालूं कितना आएगा मुझे? हाफ, मास दूसरे वाले कितना है? 5 है, ठीक है, और वेलोसिटी 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? हाफ, और ये एक स्क्वायर कट गया, तो 5 इंटू कितना, 2 कितना होता है भाई? 10 होता है, 10 जूल्स। तो कहाँ सेम है? ये बिल्कुल सेम नहीं है ना, क्योंकि दोनों के फॉर्मूला ही अलग है, और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है, तो दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो यहां पर मैंने ये करके क्यों दिखाया आपको? क्योंकि ना जब वर्ड प्रॉब्लम होता है तो हमारे दिमाग में चीजें घुसते नहीं, क्योंकि हमको मैथमेटिकली चीजें ज्यादा समझ में आती है, हमारा दिमाग ऐसे ट्रेन हो चुका है। तब आप क्या करना ना, आप ऐसे ही रैंडम वैल्यूज डालकर करके देखना कि भाई सच में आता है कि नहीं। ठीक है, नहीं आ रहा है भाई, तो यहां पर देख रहा है कि दे आल्सो शुड हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। assertion इज अगेन फॉल्स। assertion दोबारा फॉल्स हो गया। अब यहां पर रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। हाँ भाई बिल्कुल, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही है हाफ mv²। हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मास पे डेफिनेटली डिपेंडेंट है। तो रीजन ट्रू है, assertion फॉल्स है, ऑप्शन डी, दोबारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ऑप्शन डी वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जहां पर assertion ट्रू होता है, रीजन assertion फॉल्स होता है, रीजन ट्रू हो जाता है, अपने आप हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कभी कभी assertion रीजन दोनों फॉल्स भी दिखाती है, उससे बचकर रहना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। assertion काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। बिल्कुल सही भाई, इतना सिंपल सवाल, कैसे? खत्म। ट्रू है भाई, assertion बिल्कुल ट्रू है। जैसा मैं कह रहा था आपको कि assertion ट्रू डेफिनेटली हो सकती है, और ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको। इतनी देर से हम कर रहे थे assertion फॉल्स, अब assertion ट्रू हो गया ना, हैप्पी। ठीक है, अब assertion ट्रू हो गया तो हम क्या करेंगे? अब देखेंगे रीजन ट्रू है कि नहीं। लेकिन रीजन ट्रू है कि नहीं देखने से पहले आप ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी से पूछे वाई और काइनेटिक एनर्जी से पूछे क्यू। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, हाँ बिल्कुल सही जवाब है।
क्यों? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जहां पर मास वेलोसिटी दोनों इंक्लूडेड होते हैं। काइनेटिक एनर्जी मास पे भी डिपेंडेंट होती है, वेलोसिटी पे भी डिपेंडेंट होती है, और साथ ही साथ काइनेटिक का मतलब भी यही होता है। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन। द एनर्जी ऑफ मोशन इज बेसिकली कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। खत्म, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद स्पीड, decreases with speed. The answer to that question is true. हाँ भाई, kinetic energy of an object decreases with speed. कैसे? Because kinetic energy is half mv². तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो भाई स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, क्योंकि वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे से, दोनों दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए तो एसेशन इज फॉल्स वाला स्टेटमेंट या रीजन इज फॉल्स वाला स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई हो रहा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? एसेशन रीजन ट्रू, एसेशन रीजन ट्रू। सो इसमें कौन सा चूज करना है सर? मतलब बाकी तो पढ़ लो। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसलिए मैंने बोला था क्यों कि आप ना एसेशन से क्यों वाला सवाल पूछे रीजन पढ़ने से पहले। तो अगर आप पूछोगे काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन, क्यों? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद स्पीड। नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एसेशन एंड रीजन ना, देखकर लग रहा है ना? हाँ, तो भाई बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ब्रो। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। ओ भाई हाँ भाई रीजन इज फॉल्स लिख दिया, ओए होए होए, रीजन इज फॉल्स हो ही नहीं सकता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद स्पीड, बिल्कुल सही बात है। अगर स्पीड कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम जरूर होगी। नहीं है भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होती है। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, सी नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, A winded toy car when placed on floor starts moving. अब ये कौन सा टॉय कार है भाई? वो होता है ना, वो छोटी छोटी गाड़ी होती है ना, बचपन में खेला होगा आपने, उस गाड़ी को आप जमीन पर कैसे खींचते हो, छोड़ते तो अपने आप चले जाती है ना? तो हाँ, a winded toy car when placed on the floor starts moving, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों जाती है? अब ट्रू निकला तो क्यों पूछना पड़ेगा, क्योंकि डी तो हो नहीं सकता। क्यों जाती है भाई वो? क्योंकि जैसे ऐसा जो खींचते जाते हो उसके अंदर का जो रबर बैंड होता है, इलास्टिक होता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करते जाता है। ऐसे छोड़ते हो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और सीधा गाड़ी आगे निकलती है, करेक्ट है। टॉय कार हैज काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट व्हिच फैसिलिटेट्स इट्स मोशन। इज काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इट? आई डोंट थिंक सो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है जिसको आप छोड़ते हो, जो कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, रीजन ट्रू हुई, एसेशन ट्रू हुआ, रीजन फॉल्स हो गया। अगर स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होता तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होता है ये, तो सी सही है। ए और बी पे तो जाने की जरूरत भी नहीं है आपको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं टू द फिफ्थ क्वेश्चन। एसेशन क्या कहता है? नो वर्क इज डन व्हेन अ वुमन कैरिंग अ लोड ऑन हर हेड वॉक्स ऑन ए लेवल रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बोला ये जा रहा है कि मान लो यहां पर हमारी एक प्यारी सी महिला है जो अपने सर के ऊपर एक सामान लेकर जा रही है, ठीक है। अब सामान लेकर सर पे रख कर जा रही है तो ऊपर की तरफ फोर्स डाल रही है वो, है ना, लेकिन चल तो रोड पे रही है, लेवल रोड पे चल रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर में है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो उस मामले में वर्क डन आपका जीरो होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा है एसेशन ने कि नो वर्क इज डन व्हेन अ वुमन कैरिंग अ लोड ऑन हर हेड वॉक्स ऑन ए लेवल रोड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बिल्कुल सही कहा है। सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सही, ठीक है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोल दिया कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर दूसरे से। अब रीजन पढ़ो, नो वर्क इज डन इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्ट वही क्यू वाई का जवाब रीजन में लिखा हुआ है। तो भाई ये ट्रू भी है और सही एक्सप्लेनेशन भी अपने आप हो गया, तो ए सही जवाब है। कभी कभी एसेशन रीजनिंग एकदम प्यारा सा मजा आ जाता है देखकर, ठीक है। तो भाई देखते ही देखते हमने 5 सवाल कर लिए हैं। तो अब तक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के सवालों करने का बस एक शुरुआत है। हम तो भाई मैराथन्स करेंगे, जैसे मंडे से आपके इस चैनल में मैराथन शुरू होने वाले, वैसे मैराथन्स करेंगे आपके लिए और फोड़ेंगे इतने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में कि आपको मजा आ जाएगा। तो भाई सब्सक्राइब करो अभी के अभी, कमेंट्स मुझे बताना कैसा लगा आज का सेशन। होमवर्क भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, LCM वो कंजर्वेशन मोमेंटम हो गया, LCE, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कि एनर्जी को आप बना नहीं सकते हो, उसको बर्बाद नहीं कर सकते हो, एनर्जी को बस आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे आप स्विच लगाया आपने तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके बल्ब के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसे कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो डी तो नहीं है, तो है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से आता है, तो यही उसका रीजन भी हो गया।
अब रीजन क्या है, देखो एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लिखा हुआ है ना, तो दोनों ट्रू हो गए, ए हो गया जवाब। इसलिए जैसे सेशन पढ़ते हो ट्रू निकला, उसका रीजन अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए आपका, फिर आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अ फ्लाइंग एरोप्लेन पोसेसेस बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सही स्टेटमेंट है, गलत है? क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि यार देखो प्लेन तो उड़ रहा है ना सर, मोशन में है, तो उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। नहीं, उसमें पोटेंशियल भी होता है। क्यों? क्योंकि प्लेन भी एक हाइट पे भी है, तो उसमें पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। ठीक है, तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट। तो अब रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट इट पोसेसेस बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और हर ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों जरूर होते हैं, दोनों ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन होते जरूर है। द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विच इज ट्रू, इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। बट फ्लाइंग एरोप्लेन और इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है ना? क्या अलग अलग स्टेटमेंट बोल दिया। यहां पर एक बोल रहे हैं कि बेटा नंदिनी मैं तुमसे प्यार करता हूं, हाँ पापा 2 किलो प्याज ला रहा हूं मैं, ये बात होगी ना भाई। दोनों स्टेटमेंट कोई रिलेशनशिप नहीं है, सही दोनों है लेकिन, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation for the assertion. Question number 8 आपके सामने। The energy possessed by an object of mass 10 kg, ओहे assertion reasoning में एक न्यूमेरिकल आ गया। अच्छा, मास 10 kg का है, अच्छा, when it is at a height of 6 मीटर, अच्छा हाइट 6 मीटर का, अच्छा, और क्या है भाई, और अबोव द ग्राउंड इज 588 जूल्स। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो एक पर्टिकुलर हाइट में है उसकी एनर्जी जो है 588 जूल्स है। एक ऑब्जेक्ट अगर एक पर्टिकुलर हाइट में, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। पहले ट्रू है कि नहीं देख लेते हैं। मास दिया हुआ है 10, जी आपको लेना है 10, या तो आप 9.8 भी ले सकते हो, है ना, 9.8 ले लेते हैं यहाँ पर। इंटू एच कितनी है 10, तो कितना हो गया भाई 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 9.8 कितना हो गया, जल्दी बताओ। सही लिया ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिया? अच्छा, हाइट 6 मीटर है ना, वही मेरे को लगा कि मैं कुछ गलत ले रहा हूँ। तो ये हो गया 600, नहीं 60 हुआ। 60 इंटू 9.8 कितना होता है, 8 5 40, 8 6 48, 4 कैरी, 9 6 54, 588 जूल्स, बिल्कुल सही जवाब। तो यस, एसेशन इज ट्रू, है ना। अब ये कैसे मिला हमें? क्योंकि पोटेंशियल जी पता है हमें mgh होती है। रीजन पढ़ो अभी। सिंस वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट एट हाइट इज इक्वल टू mgh and energy equal to mgh is gained by the कितना इजी हो गया ना, अब कॉन्सेप्ट पता है तो एकदम लड्डू हो गया। आखिरी सवाल आज का, क्योंकि 10वां सवाल आपके लिए होमवर्क होगा, सारी मेहनत मैं करूं ऐसे कैसे। नंदिनी को आई लव यू बोलना है, पापा के लिए प्याज भी लाना है। क्वेश्चन 9, पावर इज नॉट डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। व्हाई नॉट? पावर को बुरा लग रहा है? पावर इज डिफाइंड, power is definitely defined as work done upon time or transfer of rate of transfer of energy. How can it not be? It is a true statement. How is it rate of transfer of energy? क्योंकि work done is also equal to energy, तो energy upon time भी सही है। तो बिल्कुल बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट, और एसेशन फॉल्स हो गई तो बस एक ही ऑप्शन होगा आपकी जिंदगी में चूज करने के लिए, वो होगा डी। रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, हाँ ट्रू होना ही पड़ेगा। ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क। इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट्स में आपके प्यार के साथ साथ, और प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर अच्छा लगा हो वीडियो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को आपने इतना सपोर्ट किया है, देखते ही देखते 12,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर 9th ग्रेडर्स, फॉर अस, एंड हम कोशिश कर रहे हैं। और ये एक लौता चैनल, जैसे मैंने कहा था, पूरे यूट्यूब पर जो क्लास 9th के लिए भी हर दिन 6 से 7 वीडियोज डालता है और मैराथन्स करवाता है, कोई और नहीं करवाता। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहां पे डेली क्विजेस होते हैं, मीम्स होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, शेड्यूल मिल जाता है और फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं हर सेशन के। और साथ ही साथ वेदांतु 9th एंड फिजिक्स चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। बताइएगा अगर आपको ऐसे ही टॉप कॉम्पिटेंसी नहीं, टॉप एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन साउंड का भी चाहिए तो। पीस पीपल।